हाँ, तो मतलब एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के हिसाब से मेरा नाम चारुल है और मैं एम्स दिल्ली में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और रैंक वैंक पता ही है, मार्क्स 680 थे, रैंक 631, कैटेगरी रैंक 10। ठीक है। और देखो यार, मतलब जनरल बातें जो होती हैं वो शायद तुमने काफ़ी लोगों से सुनी होंगी अभी तक। मेरा पर्सनल इंटरेक्शन जितने लोगों के साथ हुआ है, जो मेरे को फिगर आउट कर पाई मैं जितने लोगों से, उसका मैं कंक्लूज़न अभी बता दूंगी। और मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि ठीक है फिज़िक्स के लिए ऐसा करना है, बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो सारी चीज़ें तुमने शायद किसी ना किसी से सुनी होंगी, सीनियर से बात करी होंगी, कुछ वीडियोस में देखी होंगी। कुछ को एक्सक्लूसिव बातें हैं, मतलब जो पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस करने के साथ ही आती हैं, या खुद को जो मुझे लगा था कि ठीक है ये थोड़ा अलग है, वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ते थे, या अभी मुझे फ़िज़िक्स के लिए कितने घंटे देने चाहिए, आप कितने घंटे सोते थे। मतलब मेरी बॉडी क्लॉक को फॉलो करके या मतलब उसे कॉपी करके मतलब ज़रूरी नहीं है कि इट विल सूट यू। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ फिक्स नहीं है कि इतने घंटे सोओगे तभी तुम एम्स दिल्ली में हो सकते हो। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने शायद ऐसी पढ़ाई नहीं करी थी कि पूरी रात रात जग के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एंड के 1 महीने में मतलब घर पे आके, वो लास्ट का 1 मंथ होता है तो हर कोई ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, तो उस टाइम पे शायद थोड़ा ज़्यादा सीरियसली पढ़ा था, लॉकडाउन में जब घर आ गए थे। बट वैली के टाइम पे तो मतलब ऐसा नहीं था कि सो नहीं रहे हैं और पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन लगे पड़े हैं, पागल हो गए हैं पढ़ने वाले। ऐसा मतलब ये बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है कि अगर बिल्कुल झुक जाओगे, बिल्कुल ऐसे अंदर से घुस जाओगे तभी जाके हो पाएगा। नॉर्मल रह के भी बहुत आराम से, तसल्ली से, शांति से, बिना टेंशन के हो सकता है। इतना भी कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। बस तुम्हारी स्ट्रैटेजी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है कर रहे हो और हो जाएगा। पर्टिकुलरली थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो ठीक है, बायो से स्टार्ट करते हैं। हाँ, जनरल 1000 बार सुना हुआ स्टेटमेंट, एनसीईआरटी मेनली पढ़नी है, बाकी फैसल सर हैं ही सही। और हाँ, मतलब जैसे ये इशू था, मैंने जितने लोगों से बात करी, कुछ लोग उसमें मुझे ऐसे मिले जो मतलब जिनको इतना रिक्वायर्ड कट ऑफ नहीं है, लाइक मान लो 450 के अराउंड या 500 के अराउंड कट ऑफ है, और वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी मेरे से बायो हो जा रही है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक हो जा रही है, बस फिज़िक्स में मेनली दिक्कत आ रही है। तो जो इस टाइप के लोग हैं उनके लिए ये है यार कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फिज़िक्स में 100 स्कोर आए मिनिमम, लाइक, तो 100 लाने के लिए भी तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे कम मेहनत में तुम बायो में 320 स्कोर कर सकते हो करेंटली, मतलब जो पैटर्न चल रहा है नीट का उसके हिसाब से। और कितना भी गंदा पैटर्न हो जाए, मतलब इतना नहीं होगा ना कि मतलब 85 क्वेश्चंस तुम सॉल्व नहीं कर पाओ एनसीईआरटी बेसिस पे, तो लाइक कुछ भी नहीं, तो 320 तुम इजीली एम कर सकते हो बायो के हिसाब से। सो जिन लोगों का कट ऑफ अराउंड 500 है, वो यार मेन ध्यान अपना बायो पे रखो, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए देख लो, मतलब जिसमें तुम थोड़ा ज़्यादा अच्छे हो, जो तुमसे हो जा रहा है, उस हिसाब से दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लो। पर्टिकुलरली मतलब ऑलमोस्ट हर मेडिको का यही एक एम होता है, ड्रीम कॉलेज होता है। मतलब यूपी का बंदा है, अगर उसे लग रहा है कि एम्स दिल्ली ज़्यादा टफ है तो केजीएमयू होगा, और जिनको लग रहा है कि नहीं यार एम्स दिल्ली चाहिए तो मोस्टली ठीक है, मतलब एम्स दिल्ली का अपना एक ड्रीम कॉलेज होता है। ड्रीम कॉलेज अपनी अलग जगह है, बट रियलिटी में होके कि ठीक है अभी सबसे पहला स्टेप है मेरा कि मैं अपनी स्टेट की कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। तो अपनी कट ऑफ मतलब जितनी भी फिक्स्ड है तुम्हारे स्टेट में ऑलमोस्ट, उसके हिसाब से एक वो बना लो कि ठीक है मैं बायो में अप्रॉक्सीमेटली मुझे इतने चाहिए, फिज़िक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स को टाइम दो। मतलब जो मैंने टाइम दिया था वो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी टाइम दोगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। उसके लिए पर्सनली गाइड तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा कि यार मेरा ये सब्जेक्ट में दिक्कत है, ये मुझसे हो जा रहा है, तो ऐसे एनालाइज करके खुद को ही देखना पड़ेगा वो। और फिर बात आती है कि ठीक है मतलब बायो का पर्टिकुलरली एनसीईआरटी मैंने कैसे पढ़ी थी या कैसे पढ़नी चाहिए, उस चीज़ को लेके मतलब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से अभी इस सेशन के बाद लाइक एक छोटा सा सेशन ले लूँगी जिसमें थोड़ा सा पढ़ा क्या बेसिकली बता दूँगी कि मैंने कैसे पढ़ा था एग्जांपल की हेल्प से। तो बायो का उसमें हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए सबसे मतलब जैसे होंगे ना, काफ़ी लोग होंगे, मैंने जितने लोगों से बात करी है तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई मतलब मोस्टली लोग 1-2 साल के रिपीटर्स तो हैं ही। तो अगर रिपीटर हैं तो शायद बायो ऐसे पॉइंट पे होगी कि
बायो तुम लोग कर सकते हो। मेनली जो दिक्कत आ रही होगी, या जो लोग ऐसे 600 के आसपास होके जिन्हें अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा है, या 550 के आसपास भी होके, तो इन सब के लिए मेनली यही है कि बायो लोग अच्छी कर रहे होंगे, बस पर्टिकुलरली मेनली क्या तो केमिस्ट्री गड़बड़ हो रही होगी या फिज़िक्स गड़बड़ हो रही होगी। तो उन लोगों के लिए है यार, देखो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बनी हुई है बायो को, मतलब ऐसा मत करना कि ठीक है बायो आती है तो उसे पूरा रख दिया साल भर साइड, एंड में 1 मंथ पढ़ेंगे। उसको धीरे धीरे जितना क्लास में चल रहा है एटलीस्ट उस चैप्टर की रीडिंग, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग, जो स्ट्रेंथ है तुम्हारी उसे स्ट्रेंथ बना के रखना। मतलब ये नहीं कि फ़िज़िक्स वीक है तो फिज़िक्स में लग गए बाकी सारा छोड़ दिया। मतलब फ़िज़िक्स में अगर तुम्हें गेन करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है कंपैरेटिव उन दोनों सब्जेक्ट्स के। तो इनको साथ ही साथ लेके चलना, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में तुम कमांड कर लो, अगर बायो नहीं आती तो नहीं होगा। और इसलिए मतलब सारी चीज़ें बैलेंस लेके चलनी है। केमिस्ट्री में देखो यार, मतलब मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगता था केमिस्ट्री, क्योंकि अगर हाँ मेहनत, मतलब एक बार तुम कॉन्सेप्ट सीख लो, मतलब एक बार तुम्हें ऑर्गेनिक समझ आ गई, एक बार तुमने मतलब जैसे सोनल सर अभी पढ़ा रहे हैं तो सोनल सर की क्लास की इनऑर्गेनिक की, तो यार इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो पढ़ा रहे हैं सर, तो मतलब उसकी ज़्यादा टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें सर क्लास में पढ़ा देते हैं ढंग से, याद भी करा देते हैं, इनफैक्ट एंड में 2-3 बार रिवाइज़ भी करा देंगे। तो फिर जब इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बस एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा देना, मतलब शायद सर एंड में क्लास में भी लगवा देंगे। बट जैसे अभी सर ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है तो वो इतने दिन क्लास में चला होगा, उस पोर्शन को तुम डेली का डेली जाके भी एक बार ही पढ़ लोगे। हो सकता है सर से कोई छोटा मोटा पॉइंट छूट गया है, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो एक बार फिज़िक्स की तो नहीं, मतलब फ़िज़िक्स पे तो डिपेंड करता है तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है, बट फिज़िक्स को छोड़ दो, लेकिन केमिस्ट्री की और बायो की तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। बायो की तो बार बार, केमिस्ट्री की एटलीस्ट एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। इनफैक्ट जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक वगैरह, एस ब्लॉक, तो उनके लिए तो बार बार भी पढ़ लो तो भी चलेगा। मतलब ठीक है नोट्स में तो होंगी ही चीज़ें, बट मतलब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सर ने बता रखे होंगे कि ये मतलब इस ग्रुप के कंपाउंड्स ये नहीं बनाएंगे, बट एनसीईआरटी में जो पर्टिकुलरली जिस एलिमेंट के साथ दे रखा होगा वो उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत एडवाइजेबल है कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। और जो मतलब मेन कंसर्न है लोगों का फ़िज़िक्स को लेके, तो यार अपनी कट ऑफ को समझो सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा सब्जेक्ट तुमसे कितना मेहनत डिमांड कर रहा है। और फिज़िक्स में मतलब वही है, ठीक है, मतलब सर तो सब कुछ करा ही देंगे, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, हमसे नहीं हो रही फिज़िक्स, वो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उन पे जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उतना करने का रखो, कि मतलब तुमने वो 33 ईयर की जो एमटीजी की बुक्स आ रही है उसके कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट अच्छे से कर रखे हैं, और उससे सिमिलर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तुम कर पाओ। इतना भी कर लोगे तो अगर मतलब ये भी डिसेंट है, अगर तुम बाकी 2 सब्जेक्ट से मैनेज कर ले रहे हो तो अपनी खुद की चीज़ें देखो तुम। मतलब मेरी बच्चों से बात हुई तो उनमें कुछ को फिज़िक्स अच्छी लग रही थी, कुछ केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे, कुछ को केमिस्ट्री आ रही थी तो फिज़िक्स नहीं कर पा रहे थे। तो वो तुम खुद के लिए फिगर आउट कर सकते हो, कोई तुम्हें ऐसे जनरल रूल की तरह बता के नहीं जा सकता। बाकी जो भी चीज़ें हैं कि ऐसे मतलब ये मैंने बता ही दिया कि सोना खाना पीना उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब हाँ एक और चीज़, अपने टाइम टेबल के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना कि आज पूरी रात जग के देख लेते हैं, आज इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, 3-4 बजे तक पढ़ लिए, फिर अगले दिन आके क्लास में बैठ गए, क्लास पूरी बर्बाद हो गई क्योंकि नींद आ रही थी। ऐसे करके अपने साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। बॉडी क्लॉक को समझो और एक फिक्स्ड पैटर्न बना लो कि ठीक है रात को 12 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ गए, मतलब 5-6 बजे, इतना ठीक है, मतलब 5-6 घंटे सो गए तो चलेगा, वही है। बट ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंट रहोगे तो एकदम से ये नहीं करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है अपने आप को। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो एंड में ना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा और चीज़ें इतनी कम डर के और इतना एकदम से बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्क में ढाल के उसके बिना भी चीज़ें हो सकती हैं। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना अपने साथ। मतलब ये मतलब मैंने कर चुका है एमबीबीएस के टाइम पे भी और मतलब यूजी के टाइम पे भी।
ये हो जाता है कि ठीक है, मतलब मन करता है कि यार आज तो मतलब जैसे मान लो सर ने कोई लेक्चर दिया है क्लास में, उसकी वजह से तुम थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हो और तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं अब तो पढ़ना चाहिए, और उस दिन पढ़ गए बहुत ज़्यादा, अगले दिन की पूरी क्लास बर्बाद कर ली और फिर एक दो दिन उसे ठीक करने में ही लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी अवॉइड करना बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी, जैसे घर जाना या फिर मतलब किसी भी रीज़न से, क्योंकि एक बार ट्रैक लूज़ कर दे तो वापस से उसे रीगेन करने में टाइम लगता है, और कुछ भी करोगे तो एक हफ़्ता ऑलमोस्ट वेस्ट चला जाता है, और एक हफ़्ता इस टाइम पे वेस्ट करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया में हमेशा मतलब 15-16 लाख बच्चे नीट दे रहे होते हैं, उसमें से अगर तुम्हें 40,000 में सीट बनानी है यार, तो मतलब समझो बात की ग्रेविटी, समझो कि नॉर्मल ज़िंदगी रह के, या मतलब नॉर्मल अगर तुम चाह रहे हो कि मतलब ज़िंदगी के सारे मज़े भी इस साल में हो जाएं, हल्द्वानी भी तुम घूम लो और साथ में मतलब पढ़ाई भी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और बाकी मतलब डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। फैकल्टी तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, माहौल भी इन्फेक्ट होगा ही हॉस्टल्स में। ये सबको प्रिविलेज नहीं मिलता है कि साथ में रह के पढ़ पाओ, तो ग्रुप स्टडीज़ का, ग्रुप डिस्कशन का, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो एटलीस्ट। और फ्रेंड सर्कल अच्छा रखने की एक बात होती है, देखो ग्रुप स्टडीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। पढ़ रहे हो तो ग्रुप में बातें स्टार्ट होंगी तो वह बातें चलती भी लंबी हैं, और पढ़ाई अगर हो रही है अच्छे से तो उसका एडवांटेज भी मिलता है। तो ग्रुप में हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर तुम उस टाइम पर पढ़ रहे हो और ग्रुप तुम्हारा डिबेट हो रहा है टॉपिक से, तो अगर पढ़ाई वाला टाइम है तो मतलब इतना होना चाहिए ना हर बंदे में कि वो वापस कह सके यार देखो अभी फालतू डिस्कशंस नहीं, चुपचाप पढ़ाई कर लेते हैं पहले। बाकी रास्तों में आते जाते भी पढ़ सकते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हुए भी पढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है यार, देखो अब नीट करने आए हो, मेहनत तो करनी है, पढ़ाई करनी है, तो क्यों ना मतलब ऐसा हो जाए कि थोड़े मज़े से मतलब पढ़ाई में ही मज़ा आने लगे। तो चलते फिरते आराम से ऐसे पढ़ लो, क्योंकि खुद की सेल्फ स्टडी वाली चीज़ें हार्डली याद रहती हैं। किसी ने रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछा होता है, या कोई गलती तुमने करी होती है, तुमने किसी को बताई होती है, या किसी ने गलती करके तुम्हें बताया होता है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आते भी हैं, तो ट्राई करो कि डिस्कशन वगैरह अच्छे से कर पाओ तुम लोग। और ऐसे पर्टिकुलरली किसी का कोई डाउट है, मतलब जो तुम्हें लगता है कि जनरल लोगों का डाउट है और तुम्हारा भी डाउट है, तो वो मुझे बता सकते हो। एग्जाम से एक महीने पहले से आपका स्ट्रेटेजी क्या था? एग्ज़ाम से एक महीने पहले, देखो यार ये भी मतलब इंडिविजुअल होता है थोड़ा। मतलब मेरा पर्टिकुलरली था कि मतलब ये मेरी बचपन से आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि एंड में मैंने सिलेबस अगर पूरा नहीं देख रखा होगा तो मैं भूल जाऊंगी। तो मैंने लास्ट के 15 दिन में ऑलमोस्ट बायो की एनसीईआरटी दोनों दोबारा पढ़ी थी। ये मैं तुम सबको रिकमेंड नहीं कर रही, वो तुम्हें अपने ऊपर देखना है ना कि मतलब देखो मतलब एक चीज़ ऐसा भी कर सकते हो, हर चैप्टर में 2-3 लाइन ऐसी होती हैं जिसमें हमेशा कन्फ्यूज़न सा रहता है। उन पॉइंट्स की तुम अलग से लिस्ट बना सकते हो, या उन्हें एनसीईआरटी में ही मार्क कर सकते हो। एंड में अगर पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उन पॉइंट को पक्का से देख लेना। बाकी फॉर्मूलेज़ वगैरह किए थे। फिज़िक्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर मतलब मतलब वो बुक रिवाइज़ करी थी बेसिकली। उसमें क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं करे थे, क्वेश्चंस रीड करे थे। मतलब होता है ना, प्रीवियस ईयर हम 4-5 बार पर्टिकुलरली कर चुके होते हैं ईयर में। एक बार सर ने क्लास में कह दिया, फिर सर ने डिस्कशन करा दिया, फिर हमारा टेस्ट हुआ उस टाइम पे, तो 3-4 बार कर लेते हैं प्रीवियस ईयर। बट फिर भी मैंने एंड में मतलब क्वेश्चन पढ़ा, हो जाएगा ये मुझे पता था, तो स्किप कर दिया। और फिर भी अगर किसी में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था तो उसका तरीका दोबारा से मतलब पेन पेंसिल से सॉल्व करके देख लिया था। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, ये मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन पहले किया था। तो ऐसे करके मैंने फ़िज़िक्स रिवाइज़ करी थी। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी मैंने दोबारा पढ़ी थी, पर्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स की, पी ब्लॉक वगैरह की। देखो एंड में सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ना, मैं फिर कह रही हूँ कि मतलब मैं सबको रिकमेंड नहीं कर रही, वो तुम्हें तुम्हारा पर्सनली पता होगा कि तुम इन्फॉर्मेशन कैसे ज़्यादा बेटर तरीके से रिटेन कर पाते हो। बट अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उन्हें लगता है कि अगर वो एंड में सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तो मतलब पेपर में उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो वो नहीं रखना है। क्योंकि खुद को तसल्ली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तसल्ली होना कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ के आई हूँ, एंड में मैंने सारा रिवाइज़ भी किया है, पेपर अच्छा होगा। पेपर में जाने से पहले ये कॉन्फिडेंस होना, ये तसल्ली होना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस से जाओगे नहीं तो फिर मतलब वहाँ पे जो तुम्हारी एक्चुअल पोटेंशियल है वहाँ तक परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
एक और लास्ट चीज़, मतलब जैसे प्रिपेयर करोगे साल भर, जो भी तुम्हारा स्कोर आ रहा होगा, अगर वो पहुंच जाता है तुम्हारे कट ऑफ से ऊपर, तो ठीक है, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाएगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा स्कोर ये रहा है, तो एटलीस्ट कट ऑफ तो क्रॉस हो ही जाएगी। पेपर में कॉन्फिडेंस से जाना हद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी के हिसाब से, अभी जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, उसमें तुम्हारी नॉलेज और जो तुमने सारी चीज़ें सीखी हैं, कॉन्सेप्ट्स, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में तुम्हारा पेपर में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, मतलब बेसिकली एग्ज़ाम टेम्परामेंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी मतलब इतना एकदम से हाई कट ऑफ जा रहा है, तो उसमें ये हो जाता है ना कि चीज़ें पढ़ के तुम सब जाओगे, बट वहाँ पे कितना अप्लाई कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन हो, मतलब जैसे एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि मैंने फिज़िक्स का पेपर पीछे से अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन वेक्टर का था, और मतलब बच्चे को पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसलिए यार मतलब ऐसे मैंने पब्लिक में एग्जांपल ले दिया, वो माइंड मत करना। बट मतलब हाँ, पीछे से उसने पेपर करना अटैम्प्ट स्टार्ट किया, और एक क्वेश्चन पे मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा दिया कि यार वेक्टर का क्वेश्चन है, ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा, मतलब कि वेक्टर, फिज़िक्स में वेक्टर नहीं हो रहा तो और क्या होगा। तो ऐसे ईगोइस्टिक जो फाइट हो जाती है, उसको बिल्कुल माइंड नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बार में क्वेश्चन सही नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया अगर तुम 5 मिनट भी एक क्वेश्चन को दे रहे हो, ठीक है 5 मिनट हो गई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, उसे स्किप करो, आगे पे मूव करो। भले ही वो वेक्टर का हो, भले ही डायमेंशनल एनालिसिस का हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, करंट अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उसका क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो फ़िलहाल के लिए। दोबारा से जब आओ सेकेंड राउंड में, जब तुम सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे देख लो, शायद उस टाइम पे जो तुम चीज़ मिस कर रहे थे वो तुम्हें क्लिक कर जाए। ऐसा होता है मेरे साथ, मतलब फाइनल पेपर में भी हुआ था और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस में भी होता होगा। लेकिन ये बिल्कुल मत कर लेना कि एक क्वेश्चन को लेके इतना सारा टाइम गवा दिया, क्योंकि एक बार टाइम गवा दोगे, घड़ी की तरफ देखोगे, लगेगा यार आधा घंटा निकल गया, अब क्या होगा। फिर वो जब हालत ख़राब हो जाती है, पूरे साल की प्रिपरेशन वहीं बर्बाद हो जाती है, क्योंकि मतलब टेंशन इस लेवल की डेवलप हो जाती है। तो एग्ज़ाम में ढंग से रहना, मतलब हेल्थ अच्छी करना, वो तो तुम्हारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब तुम हेल्दी हो, पेपर के टाइम पे सेंटर वगैरह पे ढंग से पहुंच गए हो, टाइमली पहुंच गए हो। जिन लोगों को वॉमिटिंग वगैरह का इशू है, वो मतलब एक दिन किसी रिलेटिव के पास जाके रुक जाए, मतलब वो सारी चीज़ें तो ठीक है, पेरेंट्स भी बता देते हैं, टीचर्स तुम्हें एग्ज़ाम से पहले बता ही देंगे। बट मतलब फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। मतलब जैसे मैंने देखा मोस्टली लोग ड्रॉपर्स हैं, तो एंड में जैसे सिलेबस चल रहा होगा, मोस्टली लोग रिवाइज करा रहे होंगे, और मे बी तब तक तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट ना हुए हों। वैसे सर करा देंगे जितनी भी जल्दी पॉसिबल होगा, बट अगर तुम्हें लग रहा है एटलीस्ट सिलेक्शन चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, तुम उस कॉन्फिडेंस से जा रहे हो कि पेपर कितना भी गंदा हो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस मतलब मानती हूँ कि कॉन्फिडेंस पे पहुँचने के लिए तुम्हारी कट ऑफ का बड़ा रोल है, ऊपर से तुम्हारी प्रिपरेशन का रोल है, बट ट्राई करना कि एक कॉन्फिडेंस हो तुम में, और यार ट्रस्ट करो ना अपनी प्रिपरेशन को, अपना जो तुमने टाइम लगाया है पूरे 1 साल का, कि मैंने चीज़ें करी हैं और अच्छे से करा है, ऑनेस्टली करा है, मेहनत करी है। तो ऐसा नहीं है, पेपर आना तो सिलेबस से ही है ना, एकदम से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही पूरा पेपर ऐसा आ गया जो तुमने पढ़ा नहीं है। एक और बात ध्यान रखना, देखो पूरे साल पढ़ोगे, तुम्हें पता होता है कि कितना तुम पढ़े हो, कितनी तुमने मेहनत करी है, और अगर तुम्हें जेन्युइनली पता है कि मैंने मेहनत करी है, मुझे चीज़ें आती है, पेपर में बैठ के अगर बाय चांस तुम्हें लग रहा है यार पेपर टफ है, नहीं हो रहा, तो ये बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारी मेहनत अच्छी थी, तुमने मेहनत करी है, तुम्हें चीज़ें आती हैं, तो इंडिया में जितने बच्चे सेम टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबको पेपर टफ लग रहा होगा। तो एकदम से पेपर में वहाँ जाके टेंशन में नहीं आ जाना कि यार हो ही नहीं रहा, क्या करूँ। देखो मतलब सिंपल सी बात है, तुमसे नहीं हो रहा, किसी और से भी नहीं हो रहा, और कट ऑफ उसी हिसाब से रहेगी। और अगर पेपर ईजी आ जाता है तो मतलब ज़्यादा खुश मत हो जाना ये सोच के कि यार अब तो मज़े हैं, एम्स दिल्ली डन। इस बार का पेपर शायद जब किया होगा तो बायो करके लगा होगा कि इस बार तो पक्का एम्स दिल्ली है, लेकिन तो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, मतलब रखना है खुद को धरती पे ही कि अगर मेरे लिए इजी है, डेफिनेटली बाकी लोग भी पढ़ के आए हैं, सबके लिए इजी होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी ऐसा तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बाकी मैं आधे घंटे हूँ यहाँ पे, कुछ याद आएगा तो मैं बता दूँगी। और मतलब तुम्हें पर्टिकुलरली कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना मैं राज को बुला ले रही हूँ। यार मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट है कि तुम मिस्टेक्स को एनालाइज करो,
देखो मतलब एक टेस्ट में नेगेटिव ज़्यादा होना ओके, मतलब हमें आदत नहीं होती एमसीक्यूज़ की। मतलब तुम्हारे अगर जा रहे हैं मतलब 25 तक भी गए हैं मेरे नेगेटिव्स, तो मतलब अगर इतने भी हो रहे हैं तो उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट है तुम कितने ढंग से एनालिसिस कर रहे हो चीज़ों की, एनालाइज करो। हो सकता है तो एक लिस्ट वगैरह बना लो अपनी मिस्टेक्स की, पेपर देने जा रहे हो उससे पहले उस लिस्ट को ध्यान में रख के जाओ कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने ये मिस्टेक करी थी, ये नहीं करनी है। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिस्टेक्स होती हैं खुद की, कि इस टाइप की मिस्टेक तो मुझे करनी ही है, हमेशा मुझसे हो ही जाती है। तो वो चीज़ें फिगर आउट करो कि यार ऐसा हो रहा है अपने साथ, और मतलब सॉल्व हो जाएगा। बाकी मतलब ये मैटर करता है कि तुम जो प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, या इनफैक्ट फाइनल डे भी जब पेपर दे रहे हो, या यहाँ के जो कोचिंग में पेपर होंगे उसमें तुम्हारा इनफैक्ट पोस्चर, तुम कितने कॉन्शियस हो, तुम कितना इनफैक्ट सीरियसली ले रहे हो उन्हें। ऐसा नहीं कि यार ये फाइनल पेपर थोड़ी है, उनको सच्ची में लो, मतलब ऐसे सीरियस वाला कि हाँ यार प्रैक्टिस के लिए ही है हमारी। और एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनालिसिस पे पर्टिकुलरली ढंग से ध्यान देना। अगर कुछ लोग हैं जिनका बायो में मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि 300 भी अभी क्रॉस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे पढ़ने के तरीके में थोड़ी गलती है। तो एनालाइज करो तुम किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, मतलब फैक्ट बेस्ड मिस्टेक है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मतलब ऐसे फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है। फिगर आउट कर लेते हो तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। फिगर आउट करो, फिर उसी तरीके से वर्क करो। लाइक टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो कि सर मेरे से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, या सर वो नहीं हो रहा। पर्टिकुलरली वो शायद तुम्हें एक बेटर सॉल्यूशन बता दें, या बाकी दोस्त हैं ही जो अच्छा कर पा रहे हैं उनसे बात करो, और आपस में हेल्प करके रखो यार। मतलब अगर यहाँ पे 200 बच्चे हैं तो तुम्हारा कंपटीशन यार 200 लोगों से नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं बाहर कॉम्पीट करने के लिए। तो आपस में हेल्प करो, डाउट वाउट सॉल्व करते रहो। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है नुकसान बिल्कुल नहीं करती। मतलब जितना पढ़ाओगे, जितना डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ, जितना आपस में पढ़ाओगे एक दूसरे को, उससे तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो गजब लेवल की होती है। मतलब एक टॉपिक को खुद से कितनी ही बार पढ़ लो वो अलग है, और एक ही बार वो किसी को पढ़ा दो तो मतलब आसमान पे हो जाता है वो टॉपिक कि हाँ अब मुझे सच्ची में क्लियर है। उस बंदे का भी बेनिफिट है और खुद का भी है। और ऐसा नहीं है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अभी टाइम है, तो आराम से करते रहो। बाकी यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेहनत करो। बस 1 साल की बात है, ज़्यादा टाइम मतलब इतने टाइम से अगर जो लोग ड्रॉपर्स हैं तो मतलब वो पेन होना कि यार मैंने एक बार ये पढ़ा था पूरा सिलेबस, दोबारा ही उसे उतनी शिद्दत से पढ़ना। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा टफ होगा, बट यार जब आ गए हो, जब कोचिंग ज्वाइन कर ली है, अब है कि फाइनली करना ही है, तो ऑलरेडी काफ़ी लोग तुमसे हैं, मतलब घर वाले और टीचर्स और भी दोस्त, एंड सबसे बड़े तुम खुद। एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मतलब इस बार ही करना है, और सच्ची में मतलब तो उन लोगों की उम्मीदों के लिए करो, मेहनत करो। बाकी मतलब बस इतना है कि देखो टाइम यूटिलाइज़ करोगे तो टाइम यूटिलाइज़ करने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, जो भी तुम्हारी पूरे साल में मेमोरीज़ क्रिएट होंगी उन्हें याद करने का वापस मन करेगा अगर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कितने ही मज़े कर लो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल डे तो मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल बर्बाद से लगेगा, वापस याद करने का मन नहीं करेगा। तो अगर इस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना है, तो अगर ऐसा बनना है तो मतलब सिंपल सी बात है, एटलीस्ट मिनिमम यही है कि सिलेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो मेहनत करते रहो। बाकी कोई दिक्कत हो तो मतलब आज हूँ शायद मैं यहाँ पर्सनली, अगर किसी को मिलना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, और तो बाकी बढ़िया है।